बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज आज़ाद सोच में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पर, आईनी अदालत के क़याम के साथ साथ जो आईनी तरमीम का मामला है। लेकिन इस इशू को हम जोड़ेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A के मुकदमे की जो समाअत हुई है और आज की अदालती कार्रवाई से जो एक सवाल ने जन्म लिया है कि क्या बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौर में जो पाकिस्तान की अदलिया थी, खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है, क्या वो हुकूमत की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल होती रही? तो आज के इस प्रोग्राम में इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ एक नए मेहमान मौजूद हैं, एक नए गेस्ट मौजूद हैं, जहां से बवासी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और उसके साथ-साथ हस्बे मामूल सीनियर सहाफ़ी तैयब बलोच भी मौजूद हैं। और आज का हमारा ये पॉडकास्ट जो है बड़ा स्पेशल होने वाला है। तो प्रोग्राम का आगाज करने से पहले आप नाजरीन से, आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन चाहने वालों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। तो जहां से वबासी से अपने पॉडकास्ट का हम आगाज करेंगे। जान से बस साहब, आपका वक्त बहुत कीमती है, तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज आपसे करेंगे, आप ये बताएं कि आज जो 63A के मुकदमे में जो चीज सामने आई है, आप हकायक पे बात करते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती है और फिर पता चलता है कि 20 मुनर्रिफ अरकान जो हैं वो सिंध हाई हाउस में मौजूद हैं। जब खान साहब को इस बात का एहसास होता है कि उनके अपने जो लोग हैं वो उनके साथ देने के लिए तैयार नहीं, उनसे टूट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में एक सदारती रेफरेंस आ जाता है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से आइन के आर्टिकल 186 के तहत। इसके साथ साथ कुछ और भी इवेंट्स हैं। जब 2021 में सेनेट का इलेक्शन हुआ तब भी एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आया और फिर मई 2022 की भी हम बात करेंगे जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो चुकी थी, तब भी एक दरखास्त आई थी जब बानी पीटीआई ने 9 मार्च का ऐलान कर रखा था। तो आप आज की अदालती कार्रवाई से जो इस सवाल ने जन्म लिया है कि कहीं ना कहीं मुबैना तौर पे पाकिस्तान की अदलिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल होती रही, आप क्या कहते हैं? देखें, बहुत सारे ऐसे इवेंट सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में गुजरे हैं। 2-3 वाक़यात आपने गिनवा दिए, एक वाक़या मैं आपको गिनवा देता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उमर बंदियाल का जो इमरान खान की अहाताए अदालत में गिरफ्तारी का फ़ैसला था, उस फैसले की हद तक अगर हम बात करें तो वो एक अच्छी अदालती नज़ीर थी कि कोर्ट प्रीमिसेस में किसी को अरेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वेलकम किया गया इमरान खान को और गुड टू सी यू कहा गया और फिर उसके बाद की जो सूरत हाल हमने देखी, तो उससे बिल्कुल ये इम्प्रेशन। आपने अच्छा फैसला याद दिलाया गुड टू सी वाला। उसमें एक और पॉइंट भी है कि आज कितना अरसा गुजर चुका है, एक चीज अभी तक मंजर आम पे नहीं आई। आप अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद मैं बताऊं। जी, इसी तरह से जो 63A का मामला था, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई मेंबर पार्लियामेंटेरियन अपनी पार्लिमानी पार्टी हेड या पार्टी हेड की हिदायत के ख़िलाफ़ अगर वोट देता है तो उसके कास्ट करदा वोट को काउंट नहीं किया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उमर बंदियाल जो इस केस को हेड कर रहे थे, उनके साथ इजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर, जमाल खान मंदोखेल और मज़हर आलम मियां खेल, ये 5 रुकनी बेंच था। उस वक्त भी उमर बंदियाल साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे ये कहते रहे थे कि एक पार्लियामेंटेरियन का कास्ट किया गया वोट शुमार न करना ये दरहकीकत एक वोटर की तौहीन है। तो फिर उसके बाद जो फैसला दिया गया उसमें ये कहा गया कि शुमार किया गया वोट काउंट नहीं होगा और इसका मकसद यही था। और फिर उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था जिसमें ये कहा गया था कि क्या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई मेंबर वोट देगा तो क्या उसकी नाअहली ताहयात होगी, तो ये मामला पार्लियामेंट को भेज दिया गया कि पार्लियामेंट तय करे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर थी कि कास्ट करदा वोट के ऊपर कुछ नहीं था, लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओपिनियन के ज़रिए ये वो अल्फाज जो आइन का हिस्सा नहीं थे, आइन का हिस्सा बनाए। इस मामले के ऊपर अदलिया में के इस फैसले पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई और फिर उसके बाद की सूरत हाल हमारे सामने है कि अदम एतमाद की तहरीक फिर होती है और फिर सेकंड टाइम भी इवन उस अदम एतमाद की तहरीक को रोकने की एक कोशिश हुई और वो थी
जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो स्टे के ऊपर खुद चल रहे थे कासिम सूरी, उनकी जानिब से एक रूलिंग दे दी गई थी और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया और एक असूल तय किया कि जब एक मरतबा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर उसके बाद जो है वो उसके ऊपर काउंटिंग ही और प्रोसेस मुकम्मल होना चाहिए जी जी की तरीका, आप उसको चाहिए। रोलिंग देके उसको खत्म नहीं कर सकते। इसी जो आपने जो फैसला हवाला दिया गुड टू सी वाला कि इमरान खान साहब को बुलाया गया, उनको वेलकम किया गया, अख्तर मिनल्ला साहब ने एक नोट उसमें तहरीर करना था। उन्होंने अपने वो जो फैसला था उमरता बंदियाल साहब का, उन्होंने कहा था कि मैं इन पैराग्राफ के साथ एग्री नहीं करता, फलां पैराग्राफ के साथ एग्री करता हूं, मैं अपना अलग से नोट लिखूंगा। वो अख्तर मिनल्ला साहब का नोट आज तक जारी नहीं हो सका। इंटरेस्टिंग बात है। और ये अदालती फैसले डिले होना या व्यूज जो 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल होने को। जी जी, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। और इस हवाले से आज भी हमने बेंच 1 में एक केस को कवर किया, जिसमें यही इशू डिस्कस हुआ कि जो जजमेंट है वो डिले के साथ उसको जारी किया गया। बहुत सारे और भी फैसले हैं जो इसी तरह से डिले हो रहे हैं। जैसे आपको पता है एक प्लॉट्स के हवाले से F14 F15 जो सरकारी मुलाजमीन के प्लॉट्स का केस है, वो काफ़ी अरसे से रिजर्व हुआ है उसका फैसला। उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा 3 रुकनी बेंच है, उसका फैसला भी अभी तक नहीं आया। तो ये फैसले जो है वो बिल्कुल जो है वो जल्दी जारी होने चाहिए। और भी कुछ ऐसे एडिशनल नोट्स बहरहाल जो जजेस की जानिब से कहे जाते रहे हैं, अभी तक वो जारी नहीं हुए। 63A के ऊपर मैं ये कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा कि इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमने देखी जो जुडिशल हिस्ट्री में इससे पहले नहीं देखा गया, कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन जो आर्टिकल 186 के तहत ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया, उसके साथ साथ आर्टिकल 184(3) की भी एक दरखास्त जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उसको भी इन्वोक किया गया और वो भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई। तो यही क्वेश्चन आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने था कि एक ही केस में बैक वक्त 2 इख्तियार समात जो हैं वो किस तरह यूज़ किए जा सकते हैं, और क्या इसका माजी में कोई इस तरह का कोई मिसाल, कोई प्रेसिडेंट मौजूद है कि ये 2 इख्तियार समात को इस्तेमाल किया जाए। और फिर सबसे अहम बात यह है कि सदर मुमलिकत ने ये जो रेफरेंस भेजा एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के लिए, इस रेफरेंस के मामले के ऊपर क्या वज़ीर आज़म ऑफिस या कैबिनेट से मंजूरी ली गई थी, या ये सबको बाईपास करके बराह रास्त जो है वो भेजा गया है। तो ये वो सारे क्वेश्चन हैं। और फिर बिलखसूस बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो दीगर ममालिक हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, UK, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या मिसालें हैं? यहाँ पे विद इन द पार्टी अगर इख्तलाफ किया जाए, अगर मैं यहाँ पे, जहाँ से साहब आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, मैं आपको काटना नहीं चाह रहा, आप अपनी बात अगले सवाल में ज़रूर शामिल कीजिएगा कि आज जो अदालत ने कहा कि ये जो बना दिया गया कि वोट को आप डिसरिगार्ड करेंगे, और जिन ममालिक के फैसलों का हवाला दिया गया, उन ममालिक में क्या कंडीशन होती है जब अपना कोई रुकने पार्लिमान होता है तो वो जब अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करता है तो उस पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वो भी सामने लेके आए कल की समात में। लेकिन तैयब बलोच साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अब सवाल यहाँ पे ये चल रहा है कि मौजूदा हालात में जब जुडिशल ओवररीच होती है तो इस ज़रूरत को बड़ी शिद्दत के साथ महसूस किया जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। तो आज की अदालती कार्रवाई से जो एक सवाल जन्म लिया है कि अदालती सहूलतकारी का, और जो जहाज़ अब्बासी साहब ने कुछ और भी इवेंट्स आपके सामने रखे हैं, क्या समझते हैं कि इस आर्टिकल 63A के फैसले की रोशनी में जो पंजाब की हुकूमत हमजा शबाशी की वजारत आला चली गई, मुस्लिम नवाज की पंजाब हुकूमत चली गई, 25 अरकान जो हैं वो डिस्क्वालीफाई कर गए, मखसूस नशिस्तों के केस में तो क्लॉक को रिवर्स कर दिया गया कि हम प्री इलेक्शन की स्टेज में चले जाएंगे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अब क्या करना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो साफ ज़ाहिर है सिर्फ फैसले की हद तक ही देखेगी, लेकिन हम ये ज़रूर तवक्को कर रहे हैं कि उस फैसले के जो तबाह कुन नताइज सामने है उसका भी कहीं ना कहीं अजाला, कोई तदारुक, कोई उस हवाले से चीज़ें ज़रूर शामिल होनी चाहिए। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जब केस चल रहा था तो इसमें पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने देखा कि उस टाइम जो PDM की जमातें थी उनके जो वकला थे वो बाइकाट कर गए थे। एक दूसरा ये है क्योंकि उनको पता चल गया कि किस सिमत जा रहा है। अच्छा, फिर इन्होंने एक तरफा केस की समाअत की, ओके करे,
कोई मसला नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया कि हमने सदारती रेफरेंस पे तो सियासी जमातों को नोटिस करने की जरूरत भी नहीं थी, क्यों नोटिस किया ये गया? 184 जो जहां जेब ने कहा 184(3) भी साथ लगाई हुई है। असल बेसिक सवाल तो ये है कि एक साइड पे आपने 187 का जुरिस्डिक्शन है, दूसरी साइड पे आपने 184(3) का जुरिस्डिक्शन एक ही मैटर में कैसे लगा लिया, ये सबसे बड़े सवाल है। 187 के तहत ना जान भाई साहब, 187 के तहत लगाया होगा, पर 187 कंप्लीट जस्टिस करने के लिए। अब ऐसी वैसे मिसाल नहीं है कि 186 की जुरिस्डिक्शन 184 की जुरिस्डिक्शन एक साथ सुनी जाए, 187 में तो सुन सकते हैं दोनों को इकट्ठा करके। आपने क्या याद दिलाया मुझे 187 पे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के या बलूचिस्तान बार के वकला से खिताब कर रहे थे, ठीक है, और वो इस यानी तरमीम पे कि क्यों वक्त की जरूरत है, वो एक कंसेंसस पैदा कर रहे हैं, इत्तेफाक कर रहे हैं, क्यों वकला पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है। बड़ी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये आज भाई ये 187 कहाँ से आ गया, कंप्लीट जस्टिस कहाँ से आ गया। तो उन्होंने अपना वो कहा कि हम पीपल्स पार्टी हमेशा इस जुडिशरी की विक्टिम रही है। तो उन्होंने कहा कि मेरी वालदा, मेरे नाना को इन्होंने जुडिशरी ने कत्ल किया, अदालती कत्ल आपके सामने है, एडमिट कर चुकी है कोर्ट, एडमिट कर चुकी। फिर उसने कहा मेरी वालदा सखर में शदीद गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे बीबी शहीद, वहां पे तो कोई 187 इन्होंने नहीं लगाया। उसने कहा कि मैं छोटा बच्चा था, मेरी जो वालदा है अपनी गोद में जो है वो मेरी एक बहन को और मेरी उंगल पकड़ के लेके जाती थी, अदालतों के सामने घंटों घंटों वेट करती थी, 187 नहीं था। फिर उसने कहा मेरे वालिद की जबान काटी गई, ठीक है, और उसके जो खून आलूद कपड़े थे वो मीडिया पे दिखाए गए, कोई 187 नहीं था। फिर सबसे बढ़ के उन्होंने कहा कि इतने अरसे बाद आके मेरे नाना का यहाँ पे केस लगा, अदालत कह रही है कि वो शहीद, वो जो है मासूम थे, इनोसेंट कत्ल हुए हैं, और उनको उस सवालों के जवाब तो दे दिए, लेकिन वहां पे उसको के साथ जस्टिस नहीं किया, मतलब कंप्लीट जस्टिस नहीं किया। तो ये जो 187 है ना, फिर इसकी आगे की मिसाल मैं कहूंगा तो शायद जो है वो तौहीन अदालत के जुमरे में आ जाए। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी की आज जो मैंने स्पीच सुनी उसमें उन्होंने कहा कि जज साहब इंसाफ सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए नहीं, ये जो आपने कहा ना सहूलतकारी होती रही, तो उसका बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह आज जवाब दिया कि आपके सारा जो इंसाफ है वो सिर्फ तरीके इंसाफ को ही मिल रहा है, सिर्फ तरीके इंसाफ के लिए आपकी अदालतें खुली हुई है, इंसाफ सिर्फ नहीं। 187 में तो पनामा में अगर जांजेब की तरफ आए तो पनामा से अकामा निकला था, अकामा में वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी में चले गए थे, वहां पर भी 187 हमने नहीं देखा, बल्कि वहां पे तो एक डिक्शनरी निकाल के ये जवाब बनाया गया कि कैसे एक मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को हमने डिस्क्वालीफाई करना है। तो जांजेब अब्बासी साहब, जब इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि जुडिशियल ओवररीच होता है या फिर डिस्क्रिमिनेशन होती है, अख्तियारात से तजावुज होता है, और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक लकीर जो खींच दी गई है, रेड लाइन खींच दी गई है कि ये मुकन्ना का अख्तियार है, ये एग्जीक्यूटिव का है, ये अदलिया का है, जब उसको आप पार करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कयाम का और उसके लिए आईनी तरमीम का फिर सवाल तो ठीक उठाया जाता है। दुरुस्त बात है, लेकिन इमरान वसीम अभी इसके ऊपर डिबेट बहुत ज़्यादा और भी होनी है। मिसाल के तौर पे हम करेंगे डिबेट कि आईनी अदालत का जो सरबराह है वो कौन होगा, फिर उसकी जो टेन्योर पोस्ट है 3 साल की, इसके ऊपर ये सारी वो चीज़ें हैं जो अभी ये तो आप उसके बाद की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो इवेंट्स अभी हमने आपके सामने रखे हैं उसके बाद फिर क्या ये सवाल उठाना जस्टिफाई नहीं है कि हमें उस तरफ जाना चाहिए? नीड ऑफ टाइम नहीं है कि नीड ऑफ टाइम नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होनी चाहिए ताकि तमाम मुकदमात वहां पे चलें और इस अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में आम साइलिन के मुकदमात चलें। सियासतदानों के पास, क्योंकि आईनी तरमीम के ज़रिए ही ये सब कुछ होना है, तो सियासतदानों के पास जवाब तो है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद 2006 में जो मैसाक जमहूरियत हुआ उसमें सिग्नेटरी है, और उसमें यह था कि आईनी अदालत का क़याम होगा। फिर इसी तरह से आप अगर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की हिस्ट्री देखें, जैसे तैयब बलोच ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल दी, पनामा की मिसाल दी मैंने, नवाज शरीफ पनामा की मिसाल है। फिर इसी तरह से मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा का रावलपिंडी लियाकत बाग में मर्डर हो जाता है, उनको भी इंसाफ नहीं मिला। फिर इसी तरह से नवाज शरीफ के हवाले से जो आपने पनामा की मिसाल दी, फिर उसके बाद की अगर हम बात करें साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार का दौर, जिसमें जुडिशल एक्टिविज़म बहुत अरूज के ऊपर था। फिर इसी तरह से इस जुडिशल एक्टिविज़म की वजह से जो हमारे मुल्क की इकॉनमी को नुकसान पहुंचा है,
कारके है, रेंटल पावर प्रोजेक्ट है, रेकोडिक है, जिसमें हमने न सिर्फ आलमी सतह के ऊपर बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई है और फिर अब जाके कुछ चीज़ें सेटल्ड होना शुरू हुई हैं। तो ये वो सब कुछ इसी हमारी जुडिशरी की वजह से ही हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इस मामले के ऊपर इसको जवाब तो बनता है कि इस सिस्टम से जो है वो इसमें बेहतरी आनी चाहिए और कहीं ना कहीं कोई हद तय होनी चाहिए। और यहाँ पे एक तरफ पार्लियामेंट कोई इकदाम उठाना चाह रहा है, वहीं पे साथ ही फिर हमारी ये जो जुडिशरी है वो इस मामले पे गैर ज़रूरी तौर के ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाती है। ये चीज़ें थोड़ी अजीब लग रही हैं। देखिए, पार्लियामेंट को आप ये एट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि इनका जो नीयत है लेजिस्लेशन में, इसमें कहीं ना कहीं मेलाफाइडे इंटेंट पे आप किसी को शामिल करें। आज आपने ब्लैक कपड़े पहने हुए, हमारा ब्लैक बैकग्राउंड भी है। रात की तारीकी की बात की जाती है कि रात की तारीकी में ये आईनी तरमीम लाने जा रहे थे और सबसे छुपा रखी थी। इससे भी जरा रोशनी डाले ना कि जब बताया गया था तब क्या हुआ। जी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। तो एक मरतबा ये हुआ कि जब जुडिशल कमीशन का रूल मेकिंग कमेटी का इजलास चल रहा था, तो उस वक्त जो लॉ मिनिस्टर हैं आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने कमीशन को ये कहा कि हम एक मुजवज़ा आइनी तरमीम के बारे में सोच रहे हैं। तो उस पर फिर कुछ मेंबरान की तरफ से ये क्वेश्चंस हुए कि बताएं कि क्या इस तरमीम की वजह से जो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन है क्या वो भी तब्दील हो जाएगी। तो इस पर लॉ मिनिस्टर ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल तब्दील होगी, क्योंकि पार्लियामेंट की इंटेंट ये है कि जो जजेस अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है उसमें पार्लियामेंट का किरदार मौसर होना चाहिए, रबर स्टैम्प की सी हैसियत नहीं होना चाहिए। तो उस पर फिर इजलास मुलतवी हो गया कि आईनी तरमीम के ऊपर गौर व होश हो रहा है। लेकिन फिर साथ ही ये हुआ कि उसके कुछ दिनों के बाद मखसूस नशिस्तों का केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है और फिर स्टे दे दिया जाता है, और फिर उसके बाद की जो प्रोसीडिंग है वो फिर हमने सब ने देखी कंप्लीट जस्टिस की। फिर उसके बाद जब रूल मेकिंग कमेटी जुडिशल कमीशन का इजलास दोबारा होता है, तो एक बेंच में इजलास में मौजूद मेंबर जस्टिस मुनीर अख्तर साहब अटॉर्नी जनरल से पूछ लेते हैं कि गुज़िश्ता इजलास में भी किसी आईनी तरमीम के हवाले से बात हुई थी, तो उस पर आप हमें बताएं। तो उस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ये जवाब देते हैं कि इस वक्त की जो जुडिशल कमीशन रूल मेकिंग कमेटी है, ना इसके एजेंडे पे ये मामला है और ना ही आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर उसके बाद उस सवाल का जवाब ना देने का नतीजा ये निकला कि अगले दिन जब हुकूमत कौमी असम्बली और पार्लियामेंट का इजलास बुला के वो तरमीम पार्लियामेंट में टेबल करना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक वजाहत आ जाती है। तो तैयब बलोच साहब, आप ये जो इवेंट्स अब हमने अपनी उंगलियों के ऊपर इसको काउंट किया है, क्या समझते हैं? ये जो आईनी अदालत की भी बात हुई, बिलावल ने भी आज स्टेटमेंट दिया कि मेरा कोई फेवरेट नहीं है, ना मेरे लिए काजी फाइसा फेवरेट हैं, ना मंसूर अली शाह फेवरेट हैं, दोनों में जो मर्जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज बन जाए। तो फिर आपको उनके जहन में क्या नजर आ रहा है कि वो कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहते हैं? बिलावल का कोई फेवरेट हो ना हो, लेकिन मैं ये मंसूर अली शाह का तो मुखालफत करूंगा। देखिए, मेरा मंसूर अली शाह के साथ कोई जाती झगड़ा, तो फिर मुखालफत किस बात की? मुखालफत इस बात कहते हैं झगड़ा भी नहीं है, फिर मैं उसकी मुखालफत भी करूंगा। हाँ, मुखालफत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे है, 187 पे है। अच्छा, ठीक है। बात ये 187 भुट्टो शहीद पे नहीं लगाया, उसको इंसाफ देने के लिए, इमरान खान को इंसाफ देने के लिए 187 लगाया। एक बात। दूसरा, 2 जज सुप्रीम कोर्ट के, मेरी राय नहीं है, 2 जज नईम अफगान और जो है अमीरुद्दीन खान, वो कह चुके हैं कि ये मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है वो इसमें आइन शिकनी की गई है, आइन की फला शिक्कों को तोड़ा गया। अच्छा, इसमें एक और चीज भी ऐड कर लें। ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, इस फैसले के हवाले से हमारे बहुत सारे साथी जो हमारे थॉट के साथ इख्तलाफ करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये इसी सोच के साथ कि हुकूमत आईनी तरमीम करने जा रही है, उसको जहन में रख के मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया गया। मैं एक बात बताऊं, मुझे अभी बिलावल भुट्टो जरदारी की जो मैंने तकरीर सुनी ना, उसमें उन्होंने कहा कि जज साहबान को मुखातिब करके कहा कि यूट्यूब सुन के फैसले ना दिया करें। हाँ, तो हमारे एक मोअज़्ज़िज़ जो हैं दोस्त हैं, उन्होंने यूट्यूब पे फैसले से पहले पूरा एक फैसला दे दिया था मखसूस नशिस्तों का। मैं समझ गया आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। और फैसला फिर वही आ गया, तकरीबन वही फैसला आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि इन जजेस ने पॉपुलिस्ट अप्रोच के तहत फैसला दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फैसला नहीं दिया।
एक बात, और यही आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो क्रिटिसाइज किया। एक बात। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि तरमीम को रोकने के लिए ये सब कुछ किया, तरमीम को रोकने के लिए ही ये 63A पे सारा जो कहानी चली वो भी इसी वजह से है। बेंच में ना बैठने की। 63A पे 2 महीने पहले सही मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच बना, याया खान अफरीदी थे और बाकी मुनीब अख्तर थे, सारा था। तो मंसूर अली शाह साइड पे हो गए, बेंच बना था, लेकिन अब हमें वो उसके मिनट सही सामने नहीं है। वो तो 10 दिन के लिए था ना कि 10 दिन के अंदर उसको लगाया जाए। अगर आज उस बेंच की बात कर रहे हैं तो फिर 10 दिन के अंदर लगा भी देते। लगा भी पूरी 2 माह की छुट्टियां गुजरेगी, 2 माह में मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। खैर ऑर्डिनेंस आ गया, उसके बाद 63A एजेंडे पे आ गई, बेंच बन गया। जब बेंच बना, ठीक है ना, पहले मंसूर अली शाह का लेटर आया कि वजूहात बताएं मुनीब अख्तर को निकालने की, फलां फलां। खैर बेंच तो बन गया, काजी साहब ने 11 वजूहात दे दी। अच्छा, 11 वजूहात देने के बाद फिर मुनीब अख्तर साहब बेंच में थे, उस कमेटी के फैसले के मुताबिक। फिर मंसूर अली इसके मुनीब अख्तर के अपने लेटर आना शुरू हो गए, ठीक है। और वो आपके सामने फिर आज जो कुछ हुआ कि उनको उनकी जगह अमीनुद्दीन खान साहब आ गए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जामिद तो नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फंक्शन करना है। अब मंसूर अली शाह या मुनीब अख्तर की मंशा मकसद के तहत तो अफेयर नहीं चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है ना, वो तो आईन और कानून के मुताबिक चलेंगे, ठीक है। ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस को किसी ने अभी तक स्ट्राइक डाउन नहीं किया, फील्ड में है तो उसके तहत कमेटी या वर्क करेगी। इनका मकसद ये था, मैं मुख्तर, इनका मकसद ये था कि किसी तरीके से 63A पे जो है वो नजरसानी ना हो सके। वो क्यों, मैं आपको वजह भी बताता हूं। पॉलिटिकली जब ये तरीके अदम एतमाद, ये क्या था, आईनी तरमीम, ये आईनी 8 जजेस की वो वजाहत से पहले पीटीआई ने क्या किया था, ये मुनीब अख्तर का ये फैसला 63A वाला ये लगा के अपने तमाम जो है मेंबरान को दिया कि आप खाम मुशक्कत ना करना, अगर आप वोट भी दोगे तो वोट तो आपका शुमार नहीं होगा, नतीजे में आपको नहलियां भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठीक है। 63A उनको अभी तक फेवर दे रहा है, ठीक है ना। और फिर ये अभी चाह रहे हैं कि 63A ना हो, क्यों, ये जो मुजव्वजा तरमीम हो रही है इसमें हुकूमत को आसानी ना हो सके। अब अगर 63A का फैसला रिवर्स हो जाता है तो उसमें जो है वो मौलाना फजल रहमान भी अगर साइड पे हो जाएंगे, हुकूमत फिर भी आईनी तरमीम करने की उसमें आ जाएगी पोजीशन। ये अपना तैयब बलोच साहब, आपकी एक ओपिनियन हो सकती है कि 63A के फैसले के बाद हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम करने की पोजीशन में आ जाएगी, लेकिन बहरहाल अभी भी काफ़ी सारे ऐसे मराहिल हैं। अगर हुकूमत जैसे कि ठान के बैठी है, इंटेंट उनका बड़ा जो है वो नज़र आ रहा है कि वो आईनी तरमीम करना चाहते हैं, लेकिन अभी बहुत सारे मराहिल हैं जो आईनी तरमीम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के लिए हुकूमत को उसको तय करना पड़ेगा और फिर ये तरमीम जो है पार्लियामेंट से पास हो सकेगी। लेकिन हमारी बहस का जाने से पहले कुछ शामिल करना चाहते हैं जान से अब्बासी साहब जी। सॉरी, आपको मैंने बीच में आपकी गुफ्तगू में खलल डाला। इस वक्त जो असल इशू है ना इमरान वसीम, वो है दोनों तरफ मिसट्रस्ट का। और दोनों तरफ जो मिसट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं तासुर की बुनियाद के ऊपर है। अब वो तासुर क्या है, अब एक तासुर तैयब बलोच ने बयान किया 63A के हवाले से कि 63A का मामला डायरेक्ट जुड़ा हुआ है 26वीं मुजव्वजा आईनी तरमीम के साथ। दूसरी तरफ मिसट्रस्ट एक और भी है, और वो मिसट्रस्ट ये है कि पार्लियामेंट ये कह रहा है कि हमारा इख्तियार है, आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं इसमें, ठीक है। और जुडिशरी कह रही है हमारे इख्तियारात कर्टेल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मिसट्रस्ट को दूर करने की ज़रूरत है, और वो इसका हल मेरे ख्याल में यही है कि ये डिबेट, और वो डिबेट का प्रोसेस चल रहा है। अब जैसे ये बिलावल मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस में जा रहे हैं, वहाँ पे डिबेट हो रही है, मीडिया इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है, बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशन हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये इटसेल्फ एक डिबेट का हिस्सा है, और इस डिबेट की वजह से कोई ऐसा एक सूरत हाल एक इतनी मैच्योर हो जाएगी जिसकी वजह से हम किसी न किसी पोजीशन पे पहुँच जाएंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जान अब्बासी साहब आपका भी और तैयब बलोच आपका भी। आज हमने जो डिबेट की है वो आईनी अदालत के क़याम क्यों नागुज़ीर हो चुका है, आईनी तरमीम क्यों नागुज़ीर हो चुकी है, उसमें हमने बहस की है। लेकिन बाकी हमारे दोस्तों की जो राय है वो आपके सामने है। लेकिन ये जो आज़ाद डिजिटल मीडिया की जो नई सीरीज़ है आज़ाद सोच, इसको हम जारी रखेंगे। फ़िलहाल आप देखने वालों से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।